नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अशोका इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं रोहित सिंह आप सभी का केमिस्ट्री मेंटर आज से यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो आपके दो मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल जो आपके बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का सिलेबस होने वाला है 16 चैप्टर, जिसमें 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ने होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके 2026 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट के कहा जा सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसी सीरीज में हम लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चन और कुछ उन्हीं के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। उसी के क्रम में आज ये पहला क्लास होने वाला जिसमें हम लोग सोल्यूशन चैप्टर बिलियन चैप्टर का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करेंगे और कोशिश रहेगा कि बिलियन में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कॉन्स्टेलेशन टर्म है और उसके साथ साथ आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 4 चीजें हैं। इन सभी चारों टॉपिक के बारे में 4 टॉपिक में हीटिंग, लोडिंग, वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं और जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उनको पढ़ेंगे। और आज से ये सीरीज स्टार्ट होगा, डेली बेसिस पे हम लोग इन पे क्वेश्चन करेंगे और कोशिश रहेगी कि इस सीरीज से बाहर आपके 2026 के बोर्ड के पेपर में कुछ ना जाए। और मैं पिछले 5 या 6 वर्षों से लगातार अलग अलग बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमने ठीक ठाक रिजल्ट दिया है और बहुत सारे बच्चे जो है मेरे 90+ मार्क्स लेकर आए हैं। बट हम क्रेडिट नहीं लेते हैं किसी बच्चे के रिजल्ट में, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे के रिजल्ट में टीचर का जो योगदान होता है वो मात्र 5% होता है या उससे भी कम होता है। बच्चा जो होता है जो जितना मेहनत करता है उतना उसका बढ़िया रिजल्ट आता है। सब कुछ डिपेंड करता है बच्चा के ऊपर। टीचर एज ए गाइडर होता है जो बच्चा को गाइड करता है कि कैसे उसको पढ़ना है और कितना उसको मेहनत करना है और किस तरीके से मेहनत करना। तो उसी सीक्वेंस में मैं भी आप लोग के साथ रहूँगा और मैं भी गाइड करूँगा। आपको जिस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, जैसे पड़ेगा उस तरीके से हम आपको कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। बाकी हम लोग के ऑफलाइन बैचेज में सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं और नया बैच जनवरी से स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग फिर से 2027 के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हुई तो क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो कॉन्स्टेलेशन टर्म में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे मोलारिटी होता है, मोलालिटी होता है, मोल फ्रैक्शन है। ये क्वेश्चन आपके पास मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। मोल फ्रैक्शन क्या होता था तो आप लोग पढ़े थे किसी भी सोल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 चीज होता है, एक सैल्यूट और एक सॉल्वेंट। सैल्यूट क्या होता था तो जो सोल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता था या जिसकी मात्रा कम होती थी, और सॉल्वेंट क्या होता था जो सोल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता था या जिसकी मात्रा ज्यादा होती थी। तो उन दोनों के अंदर मोल, नंबर ऑफ मोल होते हैं, मोलों की संख्या होती है। उन दोनों का जब हम लोग क्या करते हैं रेशियो निकालते हैं, उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। या थोड़ा बढ़िया से बोले तो मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो हमारा होता है किसी सब्सटेंस ए के लिए, किसी भी हमारे पास सैल्यूट के लिए, तो हमको निकालने के लिए Na और उसके अंदर नंबर ऑफ सैल्यूट के हमारे पास हो सकते हैं और सॉल्वेंट के मोल हो सकते हैं, उन दोनों का रेशियो कर लेते हैं और हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 90 ग्राम वाटर में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको करना क्या होता है, सिंपल आपको जो भी नंबर्स या जो भी मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं उनको आप लिख लीजिए, जो भी कंपाउंड दिख रहे हैं वो लिख लीजिए। 2 कंपाउंड है, एक H2O और एक है ग्लूकोज C6H12O6। वाटर के बारे में इसका आपको वेट दिया हुआ है, 90 ग्राम वाटर की बात बोला है तो इसका वेट लिख लीजिए। W कितना दिया है इसके लिए, इसका अगर W लिखेंगे तो गिवन वेट को हम स्मॉल w से लिखते हैं। बहुत सारे टीचर इसको WA भी लिखते हैं, तो WA WB या स्मॉल w कैपिटल W आप जैसा चाहे वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका गिवन वेट हमारे पास 90 ग्राम है और इसका गिवन वेट 1.8 ग्राम है। आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करना होता है मोल फ्रैक्शन के लिए। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं तो n इक्वल होता है स्मॉल w अपान में m डैश, या जो गिवन वेट होता है उसमें उसके मोलर मास से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ मोल फाइंड हो जाता है या निकल जाता है। तो वाटर का हमारा गिवन वेट पता चल गया कि 90 ग्राम है और 1.8 ग्राम किसका, ग्लूकोज का। अब हमारे पास जो वाटर है, इस वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है तो आपको पता है कि सर यहाँ से मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो 18 निकलेगा, 2 + 16। इसका मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो 12 × का 6, 1 × का 12 और 16 × का 6 करेंगे तो हमारा ओवरऑल आएगा 72 + 12 + 96, ऐड करिएगा तो हो जाएगा आपका
180। अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, तो इसमें डिवाइड कर देना है इससे, और इस वाले नंबर में डिवाइड करना है इससे आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा तो फिर जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसको यहाँ ला के पुट कर दीजिएगा और आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। और मोल फ्रैक्शन का आप चाहे तो आंसर भी चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही हम किए कि गलत किए। तो नंबर ऑफ मोल वाटर का कितना निकलेगा, नंबर ऑफ मोल वाटर का निकलेगा 90 में डिवाइड करेंगे किससे, 90 में डिवाइड करेंगे हम लोग 18 से, तो 19 डिवाइड बाई 18, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा यहाँ से 5। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे किसका, ग्लूकोज का, तो ये निकल जाएगा C6H12O6। नंबर ऑफ मोल, गिवन वेट है इसका 1.8 और मोलिकुलर वेट निकला कितना 180। तो आपको पता पॉइंट पे 1 डिजिट पॉइंट है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा आपके पास 180 इंटू का 1/10। इससे ये 10 बार में कटेगा, इसका मतलब ये कितना हो गया सर, ये 1/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 1/100, मतलब 0.01 हमारे पास नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे या 1/100 मोल हो जाएंगे। हमको मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड करना है, ग्लूकोज का। तो नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का फाइंड करना है, तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा समझेंगे। इसके लिए हम मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करने वाले हैं, तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल हमारे निकले हैं। अब हमको ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ ग्लूकोज जो मोल होते हैं उनको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज के कितने मोल है आपके पास जो निकले थे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एन के अंदर नंबर ऑफ ग्लूकोज के मोल को रख लीजिए ऊपर, नीचे आप रख लीजिए नंबर ऑफ ग्लूकोज के मोल और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो ग्लूकोज के मोल कितने निकाले हम लोग 1/100 या पॉइंट में 0.1 और अपान में वही सेम चीज जो नीचे है वही रख लीजिए नंबर ऑफ मोल। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा वो किसका हो जाएगा, हमारे पास ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो मोल फ्रैक्शन निकालना इजी है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो इसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखिए और नीचे टोटल मोल कर दीजिए। मान लीजिए कि इसके अंदर वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछ देता तो क्या करते, वाटर के नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखते 5 और नीचे ये टोटल कर देते 0.01 प्लस का कितना 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या होगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, उसको देख लेंगे। इसको ऐड करेंगे तो 5.01 इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, इसके बाद वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, इसको जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.01 और डिवाइड कर दीजिए इसमें 5.01 से, तो ये अप्रोक्स में आपके पास जो वैल्यू देगा 0.00199। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, उस ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए 0019। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास, ऑप्शन नंबर आपके पास सी। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जिस भी चीज का या जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड, एलिमेंट नहीं बोलेंगे, कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखेंगे, टोटल सोल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल रहेंगे उनसे डिवाइड कर देंगे और नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए गिवन वेट के अंदर हम क्या कर देंगे, उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे। तो आशा है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास कि समप्रसारी विलयन के बारे में सही कथन बताइए या द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता था, तो आपको पढ़ाया जाता था ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। हिंदी में बोले तो समप्रसारी, अति प्रसारी, अल्प प्रसारी। इंग्लिश में बोले तो आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और एक होता है आपके पास हाइपर और एक होता है हाइपो। ऐसे करके 3 टाइप के सोल्यूशन होते थे। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब जिसके अंदर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब प्रासरण दाब समान होता है। तो देखिए क्या चीज लिखा, पहला ऑप्शन लिखा कि विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, सही कथन बताना है तो उसको हम बोलते हैं समप्रसारी विलयन या आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, जिसमें प्रासरण दाब समान होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल। प्रासरण दाब अलग अलग होंगे तो उस कंडीशन में हाइपोटोनिक या हमारे पास हाइपरटोनिक हो सकता है, अल्पप्रसारी या अल्पप्रसारी होगा। जिसमें ज्यादा होता है उसको हम लोग हाइपर बोलते हैं, अति बोलते हैं, और जिसमें कम होता है उसको हम हाइपो बोलते हैं कि हमारा ये अल्प प्रसारी है। ठीक है, तो आइसोटोनिक आपके पास एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ये भी देख लीजिएगा। तो सिंपल बोलिएगा विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द सोल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। या ऐसे विलयन जिसमें प्रासरण दाब एक समान होते हैं
उसको समप्रसारी विलयन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है केसीएल का अपसमान अणुभार क्या होगा। ठीक है, केसीएल विल हैव द अबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। अब देखिए अबनॉर्मल मोलिकुलर वेट क्या होता है, तो आपको पढ़ाया गया होगा क्या सर, आई पढ़ाया गया होगा। आई का मतलब वांट हाफ फैक्टर पढ़ाया गया। वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, ये बोलता है कि सर जो नॉर्मल हमारे पास मोलर मास होता है उसमें डिवाइड कर दीजिए किसका, नॉर्मल मोलर मास के अंदर डिवाइड कर दीजिए आप अब नॉर्मल से, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, वांट हाफ फैक्टर निकल जाएगा। तो हमको तो अब नॉर्मल मोलर मास ही पूछा हुआ, अब नॉर्मल ही हमसे सर मोलर मास तो पूछा हुआ, तो हम क्या करेंगे सर आई का वैल्यू निकाल के रख लेंगे, तो हमारे पास अब नॉर्मल मोलर मास निकल जाएगा। तो आई किसके लिए, केसीएल के लिए। अब आई कैसे निकालते हैं सर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे, तो दो चीज में ब्रेक होगा, एक के प्लस में और एक सी एल माइनस में। तो आई का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा सर, आई का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 2, कि दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास अलग अलग क्या चीज है सर, दो हमारे पास अलग अलग इसके आयन है, एक केटायन और एक एनायन के फॉर्म में। तो आई का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 2। तो अब यहाँ पे मोलर मास में या नॉर्मल मोलर मास, अब केसीएल का नॉर्मल मोलर मास कितना होगा सर, 19 प्लस का 35.5 ऐड करिएगा तो निकल जाएगा ये आपका 74.5, और इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या अब नॉर्मल मोलर मास। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स में कितना 37.25। दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, जब भी अब नॉर्मल मोलर मास आपसे पूछेगा तो नॉर्मल मोलर मास में डिवाइड कर देना किससे, वांट हाफ फैक्टर से। जैसे आपसे हम बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट का आप अब नॉर्मल मोलर मास फाइंड कीजिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निकालने के लिए इसको तोड़ेंगे, सर कैल्शियम प्लस में टूटेगा और कार्बोनेट किस में, माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कितने मॉलिक्यूल किसके हैं, कितने मॉलिक्यूल किसके हैं, और उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे, और इसका जो एक्चुअल जो हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल मोलर मास होता है 100, उसमें डिवाइड कर देंगे इसके आई से, हमारा अब नॉर्मल मोलर मास निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है, यदि 1000 if 18 gram of the glucose is the dissolved in the 1000 gram of the solvent then the solution is called। देखिए एक सॉल्वेंट दिया और दूसरा सैल्यूट दिया, तो सॉल्वेंट के अंदर जब सैल्यूट डिजॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं, मोलालिटी। और जब वैल्यूम के अंदर सैल्यूट डिजॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं मोलारिटी। अरे एक सर बड़ा वाला एम होता है, एक छोटा वाला एम होता है, बड़ा वाला में सर वैल्यूम आता है, छोटा वाले में हमारे पास सॉल्वेंट आता है या सर वेट आता है, ये पढ़े थे आप लोग। यहाँ क्या बोला आपसे कि हमारे पास 1000 क्या है सर, 1000 हमारे पास सॉल्वेंट है और 18 ग्राम हमारे पास क्या है, 18 ग्राम हमारे पास सैल्यूट है। तो हमको बताना है कि बताइए इसके लिए इसका हमारे पास मोलालिटी कितनी होगी, या इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको पहली बात मोलालिटी बोलेंगे, और इसको सॉल्व करिएगा तो अब क्या होगा, तो स्मॉल m इज इक्वल टू गिवन वेट हमारे पास इंटू का 1000 अपान में मोलर मास और इंटू का ये हमारे पास होता है किसका, वेट, सॉल्वेंट का वेट। तो यहाँ W बोले हैं तो यहाँ कैपिटल W बोलिए, या इसको WA लिख लीजिए, इसको WB लिख लीजिए। अब सबका वैल्यू पुट कर लीजिए। गिवन वेट हमारे पास कितना है, गिवन वेट सर हमको पता है यहाँ पे है 18 ग्राम, और जो सॉल्वेंट का वेट है कैपिटल W, या इसको WA लिखिए, इसको WB लिखिए, ये दिया 1000। फिर और उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज की बात बोला, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है सर, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। कितना होता है 180। सबका वैल्यू पुट करिए और पुट करके सॉल्व करिए, आपका आंसर। तो WA कितना सर, ये है 18 इंटू का 1000 और डिवाइड बाई 180 इंटू का 1000। सर 1000 से 1000 गया और 18 से 1/, कितना हो गया सर, ये 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब 0.1, और मोलालिटी निकाल रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास मोलल। मोलल का मतलब ये हो गया मोलल, ये वाला मोलल। अगर हमारे पास यही क्या देता है यहाँ पे, यही अगर हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो अगर किस में दे देता, सॉल्वेंट या सोल्यूशन हमारे पास वैल्यूम में देता, तो हम निकालते इसकी मोलारिटी। क्या निकालते, मोलारिटी। तो 0.1 मोलर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। या इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि सर एक सॉल्वेंट दिया है और एक सैल्यूट दिया है, तो हमारे पास इन तीनों के अंदर मोलारिटी निकाला हुआ, कैपिटल M निकाला है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या सर, मोलालिटी होगा, मोलालिटी होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे भी देख के पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ मोलल है, इन तीनों में मोलल है, यहाँ मोलल है और यहाँ पे मोलर है। ये कैपिटल M निकला हुआ और ये स्मॉल w
ये स्मॉल w नहीं स्मॉल m निकला है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु किन घटकों का समांगी मिश्रण होता है? ये तो बहुत इजी है। एयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाए या जो भी कंपोनेंट हो वो इनफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिले हो, बढ़िया से मिले हो, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। तो वायु की बात बोला है तो गैस गैस मिलेगा तभी तो हमारे पास क्या बनेगा? होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण गैस गैस का होगा तो वायु बनेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इफ द मोलालिटी स्मॉल m आपको बोला है, इफ द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.1 मोलल, ठीक है, यदि किसी विलन की मोललता 0.1 मोलल है, देन व्हाट विल बी द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट? तो बताइए इसके लिए TF का वैल्यू कितना होगा? सर TF का वैल्यू हमसे पूछा है तो हमको KF देना चाहिए था, लेकिन KF नहीं दिया तो KF का वैल्यू होता 1.86। अब रिलेशन पढ़े होंगे कि सर जो डेल्टा TF होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। अब मोलालिटी का ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो डेल्टा TF इक्वल हो जाएगा किसके? तो डेल्टा TF इक्वल हो जाता है KF और M के। सर M दिया है, KF हमको पता है कितना होता है 1.86 और ये M का वैल्यू दिया है 0.1, तो इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 0.18। ठीक है, पॉइंट एक और आपके पास क्या होगा इधर आ जाएगा, या ये 1/10 लिखा है। 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10, तो इसमें 1/10 से डिवाइड करिएगा तो पॉइंट एक और इधर आएगा। और कौन सा ऑप्शन मिलेगा डिग्री सेल्सियस में? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपके पास, सॉरी बी आपके पास तो सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत, आप पढ़े होंगे डिवीजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? मोलालिटी का होता है। और इसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलालिटी का होता है। उसमें डेल्टा टी भी आता है, इसमें डेल्टा TF आता है, उसमें KB आता है और KB का भी अपना एक वैल्यू होता है। देखिए आइए क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट? KB का वैल्यू क्या होता है? सर अभी हम पढ़े कि किसका वैल्यू होता है? सर ये वैल्यू होता है KF का। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए ऐसे ही हट गया। 0 डिग्री 4 डिग्री का कोई मतलब है नहीं, आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि जो KB होता है उसका वैल्यू होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ये याद रखिएगा, ये किसका वैल्यू होता है? ये होता है KB का वैल्यू और ये होता है KF का वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा तब मजा में रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला है? 10% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या व्हाट कैन बी द वेट ऑफ द वाटर इन 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन। 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन में जल का भार बताना। तो परसेंटेज दिया 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो परसेंटेज होता है किसी चीज का 100, इसके अंदर 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 90% हमारा क्या होगा सर? वाटर होगा। 90% क्या होगा? वाटर होगा। 90% तो ये सर 10 ग्राम हो गया परसेंटेज का मतलब, आई सर हमारे पास 90 ग्राम हो गया, तो वाटर कितना ग्राम होगा? इसी बात है सर, ये तो 90 ग्राम होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन? कौन सा आइडियल सोल्यूशन नहीं है? आइडियल सोल्यूशन मतलब जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टी होता है उसको आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, जैसे बेंजीन टालविन है, या जिसमें सेम चीज मिलता है। बेंजीन और टालविन का स्ट्रक्चर कुछ बनाइएगा तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, ये तो बेंजीन हो गया, और टालविन बनाइएगा तो इसमें ये कुछ इस तरह बनेगा। जहां सेम सेम चीजें मिलती है वो हमारे पास क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन होता है। बट बोलना क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन? कौन सा आइडियल सोल्यूशन नहीं है? सर ये आइडियल सोल्यूशन होता है, मतलब गलत हो गया। सर एल्कोहल एल्कोहल आ रहा है, सर आइडियल सोल्यूशन होता है, गलत हो गया। सर क्लोरोफॉर्म एसीटोन दोनों अलग है, सोचेंगे इसके बारे में। और इसमें भी कार्बन टेट्राकोलाइड लिखा है, इसमें सिलिकॉन टेट्राकोलाइड, सर इसमें भी सेम चीज आ रही है। जब सेम चीज आती है तो उसमें क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन होता है, या जब अलग आता है तो उसके अंदर नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। और नॉन आइडियल के अंदर दो चीज आता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। उससे भी क्वेश्चन है, मिलेगा आपको आगे चल के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सर क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एसीटोन सर ये होता है CH3 COO और CH3। इसको हम लोग प्रोपेनॉन 2 भी बोलते हैं, या इसको हम लोग प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन यही हो जाएगा। बाकी चीजें सब में सेम है। इसके अंदर बेंजीन का रिंग देखिए, दोनों का सेम बना है, अल्कोहल सेम है, और इसमें भी कार्बन टेट्राकोलाइड दिख रहा है, इधर भी टेट्राकोलाइड दिख रहा है, तीनों सेम है। तो जब सेम चीज मिलेगा तो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन, और जब डिफरेंस मिलेगा तो नॉन आइडियल सोल्यूशन।
और नॉन आइडियल में 2 डेविएशन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, आगे क्वेश्चन तो देखेंगे या थ्योरी क्लास में आपको डिटेल से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास फ्रॉम द एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। एसपीएम से कौन सा हमारे पास पार्टिकल या किसका पार्टिकल जाता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है सर? सेमी मेम्ब्रेन हमारे पास एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन एक लगा होता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि सर इससे सैल्यूट के पार्टिकल आर पार नहीं जाते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं आर पार चले जाते हैं। अरे इसको ऐसे समझो ना दोस्त, जो चना होता है, जो चना को आप पानी में रखते हैं, तो चना के अंदर जब पानी जाता है तो केवल पानी अंदर जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम क्या कर दें, चना हमारे पास कोई बर्तन है, उस बर्तन के अंदर वाटर है और उस वाटर के अंदर चना रख दे, तो चना के ऊपर जो हमारे पास उसका छिलका होता है या उसके ऊपर जो झिल्ली होता है वो क्या होता है? सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होता है। ये जितनी भी साबुत दाल होती है, जितनी भी पल्स होती है, सब में हमारे पास सेमी मेम्ब्रेन झिल्ली होता है, और इस झिल्ली के आर पार बस सॉल्वेंट के पार्टिकल आर पार जाते हैं। तो जब इसके अंदर हम चना रखते हैं तो उस कंडीशन में चना के में देखिएगा तो चना में बस पानी इंटर करता है। पानी में जब हम चना को रखते हैं तो चना के अंदर पानी जाता है, जिससे चना फूल जाता है। किशमिश के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होता है, जिससे पानी इजीली घुस जाता है। तो याद रखिएगा, एसपीएम से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल आर पार जाते हैं, सैल्यूट के पार्टिकल आर पार नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या बोला है? निम्नलिखित में सर्द पारगम में झिल्ली से निकल पाते हैं। कौन निकलेंगे? सॉल्वेंटों के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के पार्टिकल निकल पाएंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं निकले होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन नहीं निकलेंगे, सिंपल आयन नहीं निकलेंगे। आयन का कोई काम नहीं है। दो ही चीज यही है हमारे पास है, तो विलय के अणु बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास विलय के अणु नहीं निकलेंगे। याद रखिएगा, एसपीएम से सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल आर पार जाते हैं या पास होते हैं, हमारे पास सैल्यूट के पार्टिकल आर पार नहीं जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 68% HNO3 का जलीय विलयन। ये क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार आपसे पूछा जाता है, और निगेटिव डेविएशन के अंदर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारे क्या होता है सर? ये 68% था, 32% वाटर होता है, और जिसके वजह से ये क्या दिखाता है सर? ये निगेटिव डेविएशन शो करता है। अभी बता रहे थे कि 2 प्रकार का हमारा डेविएशन होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, इसके पीछे इसके अंदर जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच के साथ साथ हमारे पास जो वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू ज्यादा या कम होता है, तो इसके अंदर हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू कम होता है, और कम होने की वजह से निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रिपीट किया गया आपके पीवाईक्यू के अंदर, देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, द डिफ्रेजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल। अभी तो हम लोग पीछे पढ़े थे, डिफ्रेजन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है सर? मोलालिटी के होता है, स्मॉल एम के होता है, इसको हिंदी में मोलालिता बोलते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन में? मोल फ्रैक्शन सर एक्स के समानुपाती नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत। मोलालिटी बोला सर, बड़का एम की बात बोल रहा है, ये भी गलत। सर मोलालिटी क्या होता है? स्मॉल एम की बात बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डेल्टा टी एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के, और डेल्टा टीवी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के। दोनों को याद रखिएगा। यहाँ ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो के एफ आता है, और यहाँ ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो टीवी आता है, सॉरी के भी आता है। एक को बोलते हैं हम लोग मोलल डिफ्रेजन कांस्टेंट, और एक को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, सिंपल। ठीक है, तो ये याद रखना किसका समानुपाती होगा? तो विलयन के हमारे पास मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चला जाए, और अगला क्वेश्चन देखिए आप, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में होगा? विच विल हैव द मैक्सिमम डिप्रेजन इन वेपर प्रेशर। किसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है आपके पास? डिप्रेजन होता है, अवनमन होता है। तो इसके लिए आपको पढ़ाया गया होगा वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू, कि आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होता है उसका ज्यादा हमारे पास क्या होता है? डिप्रेजन होता है। अब आई का वैल्यू क्या होता है सर? आई का मतलब होता है जो भी हमारे पास कंपाउंड दिए हैं उस कंपाउंड को आप ब्रेक करिए, उसमें देखिए कितने हमारे पास आयन आ रहे हैं। बेरियम क्लोराइड को तोड़ेंगे सर, बेरियम प्लस का टूटेगा और 2 को Cl माइनस का टूट जाएगा, मतलब सर 3 को आयन निकलेंगे, आई का वैल्यू 3 होगा। ग्लूकोज आपका टूटेगा नहीं, ग्लूकोज आपका टूटेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कंपाउंड होता है। सर यूरिया भी हमारा नहीं टूटेगा, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है। सर NaCl टूटेगा, एक सोडियम प्लस में एक Cl माइनस में, आई का वैल्यू निकल जाएगा कितना? 2। तो किसका ज्यादा है सर? ये इसका 2 इसका 3, जिसका ज्यादा जितना आई उसके अंदर डिप्रेशन पॉइंट ज्यादा होता है। सिंपल याद रखिएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है,
जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे यहाँ पे आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, जैसे यहाँ पे आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड है, जैसे यहाँ NaCl है। अब आपसे बोलेगा कि इसमें बताइए कि किसका डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर जो होगा ज्यादा होगा या किसका कम होगा। तो आप सबका निकालेंगे I, और सबका निकालने I का मतलब सबको ब्रेक करेंगे। यहाँ कैल्शियम प्लस का, कार्बोनेट माइनस का, C प्लस का, Cl माइनस का, एल्युमिनियम 3 प्लस का, और ये हमारे पास Cl माइनस का, और फिर Na प्लस का, Cl माइनस का। तो इस सबका I निकालेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसका हमारे पास क्या होगा सर, मैक्सिमम हमारे पास डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर होगा, जिसका अगर आपसे मिनिमम पूछेगा, जिसका आपके पास कम होगा उसका मिनिमम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम 5 क्वेश्चन देखें या हर साल देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है कौन नहीं है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, हर साल देख रहे हैं। तो आप यहाँ देखिएगा 4 पॉइंट सर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, पहला हमारे पास ये होता है, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सर ये होता है, वेपर प्रेशर इन डिप्रेशन ये होता है सर, या इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 ऐसे टॉपिक होते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास नंबर पे डिपेंड हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ना कि उनके नेचर पे। तो इन सब में जो नंबर्स होते हैं किसके, सैल्यूट के, उन्हीं पे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होती है। और इसके अंदर 4 टॉपिक आता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ये 3 टॉपिक दिख रहे हैं। अब बोला है कि इनमें से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, सरफेस का टेंशन, सरफेस टेंशन का केमिस्ट्री का कुछ काम ही नहीं दिख रहा, तो इसको हटा दीजिए, फिजिक्स में पढ़िएगा टेंशन ओवर, और टेंशन उसन का है लेना है, टेंशन का कुछ खास काम इधर नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सर, ए सही हो जाएगा। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्या गुणधर्म होता है। वाष्प दाब का अनुमान ये भी होता है सर, और हिमांक में अनुमान ये भी होता है, और हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन ये भी होता है। परासरण दाब तो हो ही गया। तो ये 4 टॉपिक आपके पास आते हैं कहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, और बाकी जो आपके पास है वो नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ इज डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन, द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। इसी सा क्वेश्चन है। मोलारिटी का फॉर्मूला अभी पीछे हम लोग लिखे थे, M इक्वल WA इंटू का 1000 और अपान में M डैश इंटू वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, जो सोल्यूशन है उसका वैल्यूम, कि उसका वैल्यूम कितना होगा। WA का मतलब गिवन वेट, गिवन वेट कितना दिया है, तो सर गिवन वेट बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 8 ग्राम। मोलर मास निकालेंगे तो निकलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना 23 + 16 + 1, सर ये निकल जाएगा 40, और हमको V दिया कितना सर, V दिया 450 ml, ठीक है। तो इन सब का वैल्यू यहाँ रखना है, सॉल्व करना है, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, रख लीजिए। 8 इंटू का 1000 अपान में 40 इंटू का 450, सर इससे ही 5 बार में कटा, इससे ही 200 बार में कटा, और 200 बटा में कर लीजिए कितना 400, और जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप देख लीजिए। 20 बटा में कर लीजिए आप 45, इसको करिएगा 4 अपान में 9, अब 4 में 9 से डिवाइड करिएगा, देखिए कौन सा आपके पास वैल्यू आ जाएगा। 4 में 9 से डिवाइड करिएगा, देखिए कौन सा वैल्यू आपके पास आएगा, ठीक है। 4 में 9 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा आपको, तो ये आपके पास आएगा कितने बार 40 होगा ये, तो ये आपके पास चलेगा 4 बार, तो 0.44 होना चाहिए। 2 ऑप्शन अप्रोक्स में दिए, देख लीजिए एक्यूरेट कितना आएगा। एक्यूरेट आपके पास कितना आएगा 4 / 9, एक्यूरेट 0.44 आ रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोलारिटी का फार्मूला सिंपल, मोलारिटी का फार्मूला सिंपल, मोल फ्रैक्शन का सिंपल फार्मूला, और इन सभी फार्मूलों का आप लोग इजीली याद रखिए। और इस पे आपके बिहार बोर्ड में छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पास या तो डायरेक्ट शॉर्ट में या तो MCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है। इन फार्मूलों को क्या करना है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये आपसे पूछा कि ये किसका हमारे पास लॉ है, ठीक ठाक लिखा हुआ, पढ़ लीजिए एक बार, और ये याद रखिएगा, यहाँ से आपके पास डायरेक्ट चीजें आपको मिलती हैं। लिखा है कि द रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अरे जब ये बोल दिया कि RLVP जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के, तो एक ही बात आती है सर राउट का लॉ। राउट के लॉ के अंदर जो सर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। और ये पढ़िएगा आप कहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के
पहला प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में। आगे क्या बोला हिंदी में, अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के या मोल अंश के समानुपाती होता है या बराबर होता है। ये बोले थे राउट अपने नियम के अंदर। बोलेगा सर ये हेनरी का नियम का था, तो हेनरी के नियम के अंदर जो विलेय होता है या जो विलयन की विलायता होती है, गैस की विलायता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन के। और राउट का एक और नियम है जिसके अंदर हम देखते हैं कि सर हमारे पास इनिशियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। लेकिन जब भी बोलेगा आपको क्या कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, उस कंडीशन में याद रखिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल के लिए तो वो हमारे पास होगा राउट्स का लॉ। और जब वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल या आपके पास इनिशियल वेपर प्रेशर बोलेगा तो राउट्स लॉ ही होता है। और जब आपके सॉल्युबिलिटी की बात बोलेगा तो उस कंडीशन में हेनरी लॉ याद रखिएगा। इन दोनों नियम का कहीं पे जिक्र नहीं है तो ये दोनों नियम होंगे नहीं, ई हो सकता था या ई हो सकता। तो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के गैस पार्टिकल्स के लिए, गैस के लिए। और इसके अंदर हमारे पास दो चीज होता है, इनिशियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा राउट्स लॉ, सही आंसर। अगला क्वेश्चन फिर पूछा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है किस पे डिपेंडेंट होता है। पीछे अभी हम बोल रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ऑप्शन देखिए कौन सा है जिसके अंदर लिखा है बिलियन में घुले हुए विलेय के कणों की प्रकृति पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। और नेचर पे जब डिपेंड करने लगता है तो हमको आई पढ़ा जाता है वांट ऑफ फैक्टर, और जिसके अंदर हम सर बहुत सारा चीज निकालते हैं उसमें हम लोग अलग अलग नेचर देखते हैं कि सर अगर कोई वोल्टाइल सॉल्यूट पार्टिकल है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कोई सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड आया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड आया था, तो इनका जब नेचर होता है टूटने का, जिसके वजह से नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो इस पे ये डिपेंडेंट नहीं होता। ये किस पे डिपेंडेंट होता है, जो सर हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनके नंबर पे, नेचर पे नहीं होता है। नेचर पे जब डिपेंड करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज सर, उसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बिलियन में विलेय के कणों की संख्या पे क्या होता है, अणु संख्या गुणधर्म डिपेंड करता है। नाम में देखिए ना क्या लिखा, यहाँ लिखा अणु संख्या गुणधर्म, संख्या के ऊपर लगने वाला जो गुणधर्म है उसी को बोलेंगे अणु संख्या गुणधर्म। और ये किस पे डिपेंड करता है, बिलियन के विलेय की संख्या पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला आपको 9.8% H2SO4 के जलीय विलयन का घनत्व इतना दिया, 1.82 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया, या डायरेक्ट ml भी बोल सकते हैं, 1 ml इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब होता है। 9.8 तो बोला कि विलयन की मोललता निकालिए। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं जिसके अंदर पहले आप इसका वैल्यूम फाइंड कर लीजिए, फिर उसको लाके यहाँ पर रखिए इसका मोलालिटी फाइंड कर लीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्ट फार्मूला भी है क्या, तो डायरेक्ट फार्मूला अगर आप चाहिएगा तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। मोलालिटी पूछेगा तो जो परसेंटेज दिया वो परसेंटेज लिखिए, इनटू का जो डेंसिटी है वो लिखिए, इनटू का 10 लिखिए, और नीचे में जिस चीज की बात बोल रहा है उसका आप क्या लिख लीजिए, मोलर मास लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, मोलर मास लिख लीजिए। उसका क्या लिखिए आप लोग, मोलर मास, मोलर मास लिख लीजिए। तो मोलर मास लिखिए, तो इसको आप इजीली इसमें कर सकते हैं सॉल्व, सबका वैल्यू पुट करके, और इसको इजीली आप यहाँ से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। और नहीं तो आप पहले इस क्वेश्चन के अंदर इसका वैल्यूम फाइंड कीजिए, वैल्यूम निकल जाएगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम होता है। मास आपको दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, वैल्यूम निकाल लीजिएगा। अब वैल्यूम का वैल्यू ले आके कहाँ रखिएगा, मोलारिटी के फॉर्मूला में m इक्वल m डैश इंटू का 1000 और अपान में यहाँ पे W या WA गिवन वेट इंटू का 1000 m डैश इंटू का V, और यहाँ से V का वैल्यू रख के W का वैल्यू दिया है, m डैश आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 98, और सॉल्व करिएगा तो इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। और नहीं तो इजीली ये फॉर्मूला याद रखिए, छोटा सा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। गिवन परसेंटेज है सर 9.8% इंटू डी का वैल्यू है हमारे पास 1.82 और सर इंटू का 10, अब मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का निकालिएगा तो ये कितना निकलता है, ये निकलता 98, 2 + 32 प्लस 64 कितना निकलता है 98। 10 से मल्टीप्लाई करिएगा ये परसेंटेज, यहाँ से ये पॉइंट जो है हट जाएगा, और पॉइंट जब हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये देखिए ये परसेंटेज मतलब डायरेक्ट परसेंटेज रखना है, या यहाँ पे आप W डैश भी लिख सकते हैं या आप WA भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये इससे में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 98, और नीचे भी 98, 98 से 98 कैंसिल, क्या बचा 1.82
और मोलालिटी पूछा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर। ये हमारे पास हो जाएगा 1.82 मोलर। या तो आप इस फॉर्मूले पर लगा कर डायरेक्ट सॉल्व करिए, और नहीं तो पहले इसका क्या निकालिए, आप वैल्यूम फाइंड करिए और वैल्यूम को लाके यहाँ रखिए, फिर सॉल्व करिए, तभी आपका निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1.82 मोलर। ऑप्शन नंबर बी सही है, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, या कौन सा आइडियल सोल्यूशन आपके पास बनाता है जिसमें सेम चीजें मिलेंगी, उसको आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। देखिए सेम चीजें कहाँ है, सर ये अल्कोहल लिखा और ये वाटर लिखा, दोनों में कुछ अलग या कुछ भी सिमिलर नहीं दिख रहा है सर ये हमारे पास एक एसिड है नाइट्रिक एसिड, और ये सर ये वाटर है, सिमिलर चीजें नहीं दिख रही। जहां सिमिलर दिखेगा वहां आपके पास आदर्श विलयन या आइडियल सोल्यूशन होता है, और जहां चीजें सिमिलर नहीं दिखेंगी वहां पे आपके पास क्या होगा, वहां पे आपके पास अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। सर यहाँ लिखा है क्लोरोफॉर्म और यहाँ लिखा है एसीटोन। सर पिछवा जो क्वेश्चन में आया था उसमें हम लोग अनादर्श विलयन के लिए इसको सही किए थे, तो ये तो कभी होबे नहीं करेगा सर, ये अनादर्श विलयन होता ही है। अब देखिए इसके अंदर सर ये बेंजीन है और ये टालविन है। अभी देखिए दोनों के अंदर सिमिलर चीजें मिल जाएंगी, और जब सिमिलर चीजें मिल गया तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, ये हमारे पास आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा, आदर्श विलयन हो जाएगा। ये अनादर्श विलयन, ये अनादर्श विलयन, ये अनादर्श विलयन, ये हमारा आइडियल नॉन आइडियल नॉन आइडियल नॉन आइडियल। ठीक है, तो इजीली समझ जाइएगा, जब चीजें सेम मिलेंगी, जैसे उसमें अल्कोहल अल्कोहल मिल रहा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड मिल रहा था, तो जब चीजें सेम मिलेगी तो आइडियल सोल्यूशन, जब अलग मिलेगा तो नॉन आइडियल सोल्यूशन। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच लॉ डू या फॉलो आइडियल सोल्यूशन, विच लॉ डू आइडियल सोल्यूशन फॉलो। जो आइडियल सोल्यूशन होता है किस नियम को फॉलो करता है। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन आप जानते हैं कि आपको पढ़ाया जाता है किसके नियम के बेस पे, राउट के नियम के बेस पे। राउट के नियम के बेस पे जो सोल्यूशन होता है दो टाइप का होता है, आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो सोल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करता है उसको आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, जो फॉलो नहीं करता उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोला जाता है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन राउट के नियम को फॉलो नहीं करेगा और आइडियल सोल्यूशन राउट के नियम को फॉलो करेगा। तो पहला ही ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि राउट लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। आज के इस सेशन के अंदर या इस क्लास के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया, या जितने भी बिहार बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे ऐसे ही अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार।